नहीं है, ठीक है। हाँ, चर्चा कर लेते हैं फटाफट से, आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आज का जो हम लोग का सब्जेक्ट है उसका सिलेबस हल्का सा हम लोग देख लेंगे, क्या है कैसे है, सिलेबस हल्का सा देख लेंगे। आपका डिटेल कंटेंट है, सब्जेक्ट का नाम आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ये आपका सब्जेक्ट का जो नाम है वो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका नाम पहले हुआ करता था सोम, यानी इसको कहते थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। मैकेनिकल वाले लोग इसका नाम कहते हैं मॉस, यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, यानी ठोस यांत्रिकी, इसको पदार्थों की सामर्थ्य। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स इसका नया नाम इसको बदल के दिया गया है, जो कि अच्छा नाम है, इसके पीछे रीजन पर। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पहले कंटेंट थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या है। सबसे पहला जो आपका इसमें सब्जेक्ट होने वाला है, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहला चैप्टर जो होने वाला है, उसमें सबसे पहला चैप्टर आपको यहां पर दिया गया है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी पहला चैप्टर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स है, ठीक है ना। मैकेनिकल के लिए भी है ये, पहले आप देखिए, बाकी मैकेनिकल वाले लोग जो लगातार कॉल कर रहे हैं पेड कोर्स के लिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब तक डेमो नहीं दिलाएंगे तब तक पेड कोर्स नहीं देंगे, ठीक है ना। जिन्होंने एक दो बच्चे मैकेनिकल के लिए सिविल वाला कोर्स खरीद लिए, ऐसा मत करिएगा, मैकेनिकल का जब आएगा तो उस पर स्पष्ट लिखा रहेगा मैकेनिकल, ठीक है। आइए सुनिए, थ्योरी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स जो आपका है उसमें देखिए क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। सब्जेक्ट में पहला चैप्टर ये है, इसमें कुछ चीजें हम लोग को पढ़नी है। अगेन यदि मैं आपसे बात करूं तो दूसरा चैप्टर आपका जो है वो क्या कह रहा है, आपका इसके बाद में जो दूसरा चैप्टर है वो क्या कह रहा है वो देख लीजिए। दूसरा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला चैप्टर मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जो भी सुनिए यहाँ पे, पहला चैप्टर जो आपका पूरा है, पूरा का पूरा, वो तो केवल थ्योरेटिकल पॉइंट से इसमें है पहला चैप्टर, लेकिन जो दूसरा चैप्टर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये पूरे इस पूरे जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसकी फाउंडेशन आप कह सकते हैं इसको, यहीं से आपका असल खेल शुरू होता है, फाउंडेशन यहीं से शुरू होती है। पहले चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस वजह से उसको पढ़ना है, बट दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। असल में ये और वो चैप्टर साथ में दिया रहता तो ज्यादा सही रहता, अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। हाँ सर, मैंने आपको मैसेज किया था कोर्स में इनरोल करने के लिए, फिर आपने रिप्लाई नहीं किया। वाह, मुझे क्यों मैसेज कर रहे हैं आप? पहली बात की रिप्लाई गया होगा, दूसरी बात इनरोल करने का जो है सिस्टम एप्लीकेशन से ऑटोमेटिक है, किसी से फोन करके या किसी को पैसे नहीं भेजने हैं आपको। अगर आपको ऐसा है तो आप कॉल पे बात कर लीजिएगा, मैसेज से अगर रिप्लाई नहीं गया तो आप कॉल पे बात कर लीजिए, जो कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे वो क्यों दिया गया है। चलिए, दूसरा चैप्टर ये हुआ आपका। तीसरा चैप्टर एक बार आप देख लीजिए, ये है, सुनिए, जब तक आप सिलेबस को ढंग से नहीं समझेंगे क्या है उसमें और कितने कितने नंबर का आता है, तब तक मजा नहीं आने वाला है। तो पहला चैप्टर जो आपका है वो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज है, यानी अलग अलग पदार्थों की प्रॉपर्टी को समझना है, अलग अलग जो मटेरियल होते हैं, जो इंजीनियरिंग मटेरियल है, उनकी प्रॉपर्टी को समझना है, उन प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, और उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, ना सिर्फ यहां बल्कि जेई के चैप्टर में, ठीक है ना। अब दूसरा चीज आप यहां पर देखिएगा, दूसरा चैप्टर जो मैंने बोला सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसके बारे में मैंने क्या खास बात बोली आपसे इसके बारे में? इसके बारे में सबसे खास बात मैंने बोला कि ये फाउंडेशन है पूरे इस सब्जेक्ट का, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें करी हुई हैं जो आपको आगे जूनियर इंजीनियर में बड़ा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे सोम का या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का ये आधार है। डेली 7 बजे आपका जो अभी टाइम है ना, वो मैं बोल रहा हूं, टाइम में कोई चेंजिंग हुई तो अलग की बात है, अभी डेली 7 बजे 1 घंटे आपको क्लास करनी है, और उस 1 घंटे में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। कम टू द सेकंड पॉइंट। अब एक चीज बता दूं, इससे क्वेश्चन कितने नंबर का बनना है आपके एग्जाम पेपर में? 50 नंबर का पेपर होगा, 50 नंबर का पेपर होगा, सुनिए 50 नंबर का पेपर होगा। इससे बनना कितना नंबर है? 10 नंबर इससे बन ही जाना है, इससे 10 नंबर या उससे कम बनेगा, हो सकता है कई बार 5 ही नंबर बने इस चैप्टर से, कई बार 10 के बजाय 5 नंबर, यानी 5 से 10 मार्क्स आपकी, जबकि बहुत बड़ा चैप्टर है, स्ट्रेस स्ट्रेन नॉर्मली से सारी बात करके 5 से 10 मार्क्स आपके जो है वो फिक्स करता है, और बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे तो 5 से 10 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अब आगे देखिएगा यहाँ पे, बुक किस राइटर की लें? बुक आप सुनिए, यहाँ पे सुनिए, मैं ही पढ़ाऊंगा। जो लोग ये सोच रहे हैं मैं ही पढ़ाया हूं ऐप पे भी, यहां भी मैं ही शुरू कर रहा हूं, तो आप चिंता मत करिए,
ड्राइंग को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग शेयर मत करिएगा सेशन को, आप लोग सेशन को बिल्कुल शेयर मत करिएगा। सुनिए जरा, ये पूरा 5 से 10 नंबर है, लेकिन जैसे ही हम इस पर आ जाते हैं, ये चैप्टर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ये सोम में तो जरूरी है, लेकिन उसके आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का मतलब इससे 10 नंबर हर बार फिक्स है, 10 मार्क्स हर बार फिक्स होता है। कहा जाता है कि पूरे सोम में अगर तुम इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़े हो और थोड़ा थ्योरी, तो तुम बचा ले जाओगे, बैक नहीं लगने दोगे। देखिए नो डाउट थोड़े ये सब चैप्टर मतलब आपको तकलीफ देने वाले चैप्टर हैं, नो डाउट आपको दिक्कत देगा समझने में शुरू में, बट मेरे साथ रहेंगे तो मैं इतना जानता हूं कि मैं कठिन से कठिन चीज को आसान बना दूंगा। सिविल टेक इसीलिए है सही क्योंकि ये कठिन चीजों को आसान बना देता है, और मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। तो आगे अब दूसरा चीज आपका यहाँ पे अगला चैप्टर, तीसरा चैप्टर ये हो गया। अब चौथा चैप्टर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कई लोगों के हाइड्रोलिक्स में जरूरत पड़ी होगी। कितने लोग एप्लीकेशन पे कोर्स खरीदे थे, तो जो आपका हाइड्रोलिक्स में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर चैप्टर चलता है उसमें इसकी जरूरत पड़ती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। दूसरी बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरे कई स्टेट जैसे HSBT है, बाकी चीजें, ठीक है ना। सुनिए सभी में सभी और में ये मैकेनिक्स में ही दे दिया है। ये चैप्टर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, वो मैकेनिक्स में ही आपको दे रखा है, बाकी सारे स्टेट में ये मैकेनिक्स में ही दे रखा है। तो एक चीज जान लीजिएगा, इसको वास्तव में मैकेनिक्स में पढ़ जाना चाहिए था। इसी वजह से याद करिएगा सेकंड सेमेस्टर में मैंने लास्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा दिया था, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं था, ठीक है ना, आपके सिलेबस में नहीं था ये, लेकिन मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मैकेनिक्स में ही पढ़ा दिया था, ताकि आप जब जैसे कुछ लोग हाइड्रोलिक्स डायरेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो उनको दिक्कत ना हो, क्योंकि उसमें उसकी जरूरत पड़ती है, हाइड्रोलिक्स में थोड़ा सा जरूरत पड़ता है, ज्यादा नहीं। तो कोई जल्दीबाजी में अगर FM पढ़ना चाहता हो, फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन, तो मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 39 यूट्यूब पे मिलेगा, लेक्चर नंबर 39 मैकेनिक्स का देख ले, उससे उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इससे आप आगे डिजाइन में जगह जगह पर आपको तकलीफ देने वाला है, इसलिए यहीं पर अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि पहले ही मैं मैकेनिक्स में पढ़ा चुका हूं, बट फिर से पढ़ा दूंगा। अगला चैप्टर आपका है बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स, यानी ये बेंडिंग स्ट्रेस है, जिससे क्वेश्चन 5 नंबर तक का 5 नंबर के क्वेश्चन इससे आ जाए। छोटा चैप्टर है, बेंडिंग स्ट्रेस एक छोटा चैप्टर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अगर आया तो 5 से 10 नंबर इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 10 कई बार 5, और उससे 10 नंबर फिक्स है। इसके पहले वाले चैप्टर से 10 नंबर क्वेश्चन फिक्स है। अब अगला चैप्टर जो हम लोग आपसे बात करने वाले हैं वो आपका है, सुन लीजिए ध्यान से, यहाँ पे वो कौन सा चैप्टर है उसको भी जरा समझ लीजिएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 5वां चैप्टर, बेंडिंग स्ट्रेस। अगला है शियर स्ट्रेस, ये भी छोटा चैप्टर है, 3 से 4 लेक्चर में ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब अगला स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, डिप्लोमा लेवल पर बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन जैसे ही इसको आप जेई में जाएंगे, कुछ लोग जेई वाला क्लास लिए हैं 3rd सेमेस्टर, कितने लोग इसमें 3rd सेमेस्टर में जेई के क्लास में इनरोल है, जरा खाली बोल दें कि सर मैं हूं, बस ये कमेंट में लिख दें कि मैं हूं। कितने लोग ऐसे हैं जो जेई वाला क्लास लिए हैं और वो आप देख रहे होंगे कि उसमें मैं कितना डिटेल, रीजन ये होता है ना कि मैं यहां पढ़ाने लगूंगा भाग जाएंगे, मैं जेई लेवल यहां ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं सकता हूं, भाग जाएंगे आप छोड़कर। उसमें ये जेई में काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन डिप्लोमा में बहुत छोटा चैप्टर है। अब मैं आपको बता दूं इसमें क्या है, कॉलम है, कॉलम बहुत छोटा चैप्टर है, आसानी से डिप्लोमा में समझ में आ जाएगा। एनालिसिस ऑफ ट्रस ये भी छोटा चैप्टर है। बड़े बड़े चैप्टर का यदि लिस्ट बनाया जाए, सुनिएगा, बड़े बड़े चैप्टर का यदि लिस्ट बनाया जाए, मैं आपको अब एक अपनी बात, ये तो मैंने आपको आपका सिलेबस दिखा दिया, ठीक है ना। हाँ चलिए, इतने सारे लोग जेई में इनरोल हो चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको लाभ हमें मिल रहा होगा उसका, थोड़ा लेवल हाई रहता तो दिक्कत तो हो रही होगी, नो डाउट। सुनिए सुनिए, ये सगुन वर्मा एप्लीकेशन पर नोट सारी भेज दी गई है, सगुन एप्लीकेशन पर सारी नोट्स भेज दी गई है। मैं आपको जरा सोम को मैं आपको बता दूं कि सोम में असल में कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूं कि सोम में असल में कहानी क्या है, कितने चैप्टर है, मैं आपको ये बता देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले आपका चैप्टर आ जाता है इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आपका चैप्टर जो आ जाता है, सुन लीजिए ध्यान से, और हम लोग क्या डिप्लोमा में पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में। इंट्रोडक्शन पहला चैप्टर आ जाता है। दूसरा आ जाता है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सुन लीजिए फटाक से, स्ट्रेस स्ट्रेन। उसके बाद आपका आ जाता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस समझ लीजिएगा जरा। तीसरा चैप्टर आपका होता है थिन सिलेंडर, जो आप देखिए, अब अभी मैं बताऊंगा आपको कि इसमें से क्या क्या डिप्लोमा में है क्या क्या नहीं है। थिन सिलेंडर या इसको प्रेशर विसल भी बोलते हैं,
प्रेशर वेसल भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सुन लीजिए ताकि आपको भविष्य में एक ही बार फिर बवाला खत्म कर दिया है। प्रेशर वेसल है आपका, उसके बाद आपका इसके बाद शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, समझिएगा बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे, इसके शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट से पहले एक चैप्टर और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट से पहले जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी। हालांकि इसको बाद में भी पढ़ा जा सकता है इसलिए कोई जरूर नहीं है। अगला चैप्टर आपका होता है बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस सुन लीजिए ध्यान से। अगला आपका चैप्टर आता है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। अगला चैप्टर आपका आ जाता है यहीं पर इन दोनों से डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन। उसके बाद आपका चैप्टर आ जाता है अगला चैप्टर टॉर्सन, टॉर्सन आ जाता है। फिर आपका आ जाता है कॉलम, और उसके बाद आपका आ जाता है शियर सेंटर, शियर सेंटर। यानी आपको यहां पर एक चैप्टर आपका हाँ हो गया। अब देखिए यहां पे इतने सारे चैप्टर में आपको डिप्लोमा में क्या नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। देखो लेवल अप डाउन तो होगा, सुनिए यहाँ पे, हाँ दोनों के लिए है क्लास, ये मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए क्लास है, सुन लीजिए। और सुनिए जैसे आप मैकेनिक्स से खेल गए थे ना, सुनिए ये कौन है, सैम्पी कुमारी, मतलब दुनिया भर की जगह पर बता दिया गया है कोर्स के बारे में, लेकिन आप अभी भी जो है कोर्स, अरे यार व्हाट्सएप कर लो बेटा या एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सब पता चल जाएगा, फीस वगैरह सब पता चल जाएगी, उस पर वीडियो बना के डाल दिया गया है। सुनिए पहले इस पर ध्यान दीजिएगा जरा, ये नहीं पढ़ना। देखो लेवल तो सब में, इसमें इसी का लेवल बहुत बढ़ेगा जेई में, तो पहले तो चैप्टर ही कट गए। कौन कौन से, डिप्लोमा में ये चैप्टर नहीं दिया हुआ है, थिन सिलेंडर आपका नहीं दिया हुआ है, स्ट्रेन एनर्जी नहीं दिया हुआ है, उसके बाद आपका ये तीनों दिया हुआ है डिप्लोमा में, ये डिप्लोमा में नहीं दिया हुआ है, ये डिप्लोमा में नहीं दिया हुआ है। तो डिप्लोमा में आपको पढ़ना है एक पहला 2 चैप्टर, उसके बाद आपका आ जाता है आपका 3 चैप्टर, 4 5 6 7, और एक आपका आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रसेस। ट्रसेस यानी ये आपका असल में मैकेनिक्स में होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों में सोम में कर दिया है। तो ये आपको इतने चैप्टर जो घेरा बने हुए हैं ना वो डिप्लोमा में पढ़ने हैं। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सबको क्लियर हो गया। और कौन कौन से चैप्टर आगे सोम में पढ़ने पड़ेंगे जेई में जो आपको इसमें नहीं पढ़ने हैं, तो आप इन चैप्टर का मैं लेवल उठा के पढ़ा दूंगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि सर जेई लेवल का पढ़ाइए, तो मैं जेई लेवल का पढ़ाऊंगा, लेकिन इन्हीं चैप्टर्स को मैं जेई लेवल का पढ़ाऊंगा। जो आपके में है ही नहीं उसको कोई क्या इंक्लूड करके पढ़ाएगा। तो मैं इतना सारा सब्जेक्ट का नाम आपसे लिया हूं। इसके अलावा आपके में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि असल में मैकेनिक्स का पार्ट है, जेई में मैकेनिक्स में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जितने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चैप्टर आपके सोम में जो है, 9 चैप्टर जो है आपके सोम में आपको पढ़ने हैं। क्या एक बार हाँ बोल दीजिए, हाँ बिल्डिंग ड्राइंग पे चलेगा यार, कौन नहीं चलेगा। सुनिए एक बार बताइए सबको, आपको चैप्टर समझ में आ गए, एक बार हाँ बोल दीजिए कि हाँ सर सब क्लियर है। एक बार बोल दीजिए कि सर सब क्लियर है, चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं, कौन कौन से डिप्लोमा में नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो डिप्लोमा में जो नहीं पढ़ने हैं उनके आगे निशान लगा है, जो डिप्लोमा में नहीं पढ़ने हैं ये 5 चैप्टर उनके आगे निशान लगा हुआ है। सबसे मजेदार थोड़ा सा डिप्लोमा में देना चाहिए था, जो हटा दिया, ये जबरदस्त चैप्टर था, इसको बहुत जरूरी था समझना, हटा दिया है, कोई बात नहीं। आप बताइए क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को सारा, ठीक है ना। हाँ नहीं शिवान दुबे, यदि जेई में पढ़ रहे हो, देखो डिप्लोमा वाला मिलेगा तुमको, लास्ट में देख लेना, लेकिन डिप्लोमा वाला तुम देख लेना लास्ट में, नोट्स वगैरह पलट लेना, लेकिन जेई में यदि तुम पढ़ लिए हो तो तुम्हारा खोपड़ी इतना खुल जाएगा कि जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ सर क्रॉस वाले जेई में नहीं है क्या, जेई में सब है, ये डिप्लोमा में नहीं है, जो क्रॉस वाले हैं वो डिप्लोमा में नहीं है। हाँ ठीक है, अब आइए मुद्दे पर चलते हैं। पहला चैप्टर जो हम लोग का चल रहा है, जो पहला चैप्टर हम लोग का चल रहा है वो कौन सा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। पहला चैप्टर हम लोग का सिलेबस दिखाया था मैंने अभी आपको, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। कौन सा चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में यदि मैं आपको सिलेबस वाइज चलूं, ठीक है ना, हाँ ठीक है क्लियर। अब मैं आपको दिखा देता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में हम लोग को पढ़ना क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में हम लोग को पढ़ना क्या था। ठीक है, तो आप हल्का सा यहां पर देख लीजिए क्या बोला है। मैं बिना सिलेबस दिखाए हिलता नहीं हूं, आपने मैकेनिक्स में भी देखा होगा
कितने लोगों का मैकेनिक्स का एक्सपीरियंस मेरे साथ अच्छा रहा, कितने लोगों का मेरे साथ मैकेनिक्स वाला एक्सपीरियंस जबरदस्त रहा और उनको अच्छा लगा। तो एक चीज जान लीजिए कि यहां तो 5 सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला हूं और सबसे इंपॉर्टेंट से लेकर के जो कम इंपॉर्टेंट है वो बस सब मैं ही पढ़ाऊंगा, एक्सेप्ट बिल्डिंग ड्राइंग को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि वो भी पढ़ा सकता हूं बट उसके लिए मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो आपका है यहाँ पे, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आपका लिखा गया है, इसमें सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, दूसरा है इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल्स, ब्रिटल मटेरियल, इनके बारे में मैं थोड़ा एक दो चीजें और बता दूंगा इससे अतिरिक्त, ठीक है ना, इसके अतिरिक्त मैं कुछ चीजें बता दूंगा। उसके बाद ये जो सेक्शन है ना वो आज के लेक्चर में नहीं होगा। इंट्रोडक्शन टू टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, इंपैक्ट टेस्ट, फटीग टेस्ट, टॉर्सन टेस्ट ऑन मेटल्स, ये सब आज के सेशन में नहीं हुआ। आज के सेक्शन में ये वाला पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल हम लोग सबसे पहले कवर करने वाले हैं। तो एक बार आप लोग ना, अच्छा एक चीज और है, ठीक है, एक बार सब लोग लाइक का बटन अगर नहीं दबाए हैं तो दबा लीजिए फटाक से सब लोग दबा लीजिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना, एक सेकेंड, ठीक है, चलिए, अच्छा नहीं बेस्ट, बहुत अच्छा। आप लोग अगर मतलब खुश हुए तो इससे बेटर मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। आप लोग यदि खुश हैं तो इससे बेटर मेरे लिए क्या हो सकता है बताइए। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सर ये डिप्लोमा वाला पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल डिप्लोमा वाला पढ़ा रहे हैं, जेई वाला तो ऐप पे जा रहा है, जेई वाला कंफ्यूज बहुत हो तुम लोग, कोई चीज़ कई बार बताओ फिर भी कंफ्यूज रहते हो। कैसे, कहाँ कहाँ बताया जाए बताओ, कहाँ कहाँ बताया जाए चीज़ों को कहाँ कहाँ बताया जाए बताओ। चलो, सर सभी क्लास यूट्यूब पर लाइव बिल्कुल होगा सभी। तो हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पूरा पढ़ेंगे, फिर इन सब के बारे में वहीं पर लगे हाथ देख लिया जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में सबसे पहला टॉपिक आपने क्या देखा, सबसे पहला टॉपिक आपने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। सबसे पहला टॉपिक आपने देखा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स क्या होता है। अब मैं थोड़ा हिंदी वालों को भी ध्यान दूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, कुछ बच्चों की बड़ी शिकायत हो रही है जेई में, ठीक है ना, कि सर, तो ये है पदार्थों का वर्गीकरण, क्या बोलते हैं इसको, पदार्थों का वर्गीकरण। सिलेबस इंग्लिश में ही रहता है दोस्त, लेकिन काम हम लोग का हिंदी में भी होगा। पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है, ऑल क्लियर। पदार्थों का वर्गीकरण, देखिए किसी चीज को वर्गीकृत कई तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज को बांटने को मैं हमेशा कहता हूं कि एक चीज का बंटवारा कई तरीके से किया जा सकता है। कुछ लोग छोटे और बड़े होते हैं, कुछ लोग लंबे और ठिगने होते हैं, कुछ लोग गोरे और काले होते हैं। आदमियों को भी कई तरह से वर्गीकृत किया गया। इसी तरह पदार्थों को अलग अलग आधारों पे, लंबाई के आधार पे आदमियों को वर्गीकृत कर सकते हैं आप, रंग के आधार पे, और उसके बाद आप उसके बुद्धिमत्ता के आधार पे, कई तरीके से आप, कई तरीके से आप चीजों को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जब मटेरियल को वर्गीकृत करने की बात आई तो सबसे पहले जनरल क्लासिफिकेशन किया गया। जनरल क्लासिफिकेशन यानी इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन भी इसको कह सकते हैं हम लोग। तो इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन जो किया गया उसमें देखा गया कि कौन से पदार्थ, बिल्कुल मैकेनिकल वाले भी पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है थंबनेल पे लिखा हुआ था। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन थंबनेल पे लिखा हुआ है कि मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पे आ रहा है हम लोग का इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन या जनरल क्लासिफिकेशन। इंजीनियरिंग या जनरल क्लासिफिकेशन पदार्थों, जनरल क्लासिफिकेशन पदार्थों का, ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन जब देखिए, अभी आज वाला तो थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन कुछ टेक्निकल बातें हैं उसमें, थ्योरी में भी टेक्निकलिटी ज्यादा है, ठीक है ना। हाँ, अब थ्योरी में भी टेक्निकलिटी ज्यादा है। तो इंजीनियरिंग जनरल, देखो बेटा जो ये बोल रहा है शिवांग दुबे, सर इसी तरह जेई में भी पढ़ाओ। बेटा जिस दिन तुमको हम इस तरह से जेई में पढ़ाने लगे ना, अच्छा तुम ही सोचो एक ही आदमी दो जगहों दो काम क्यों कर रहा है, कारण अंतर होता है इसलिए कर रहा हूं। जो आपको उसी तरह जेई में पढ़ा रहा है वो आपका पैर काट रहा है नीचे से, आपकी लंबाई कम हो जाएगी एक टाइम पे, आप समझ नहीं पाएंगे उस चीज को। अभी जो आपके लिए बेस्ट है जिस लेवल पे वो मैं दे रहा हूं। अगर आपको ये लग रहा है तो ये पढ़ लीजिए, इसका अलग मतलब है, उसका अलग मतलब है। जो पैसा दियो उसका लाभ लो, जो पैसा वहां दियो उसका लाभ लो, क्यों सस्ती चीजों में पड़े हुए हो। सुनो, समझ रहे हो बात, जब कोई चीज हार्ड होती है ना तो जल्दी नहीं समझ में आती है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग समय लगता है समझने में।
इंजीनियरिंग जनरल क्लासिफिकेशन किया गया तो पदार्थों को मुख्य रूप से दो तरीके से बांटा गया। अभी मैं एक आधार पर बांट रहा हूं इंजीनियरिंग या जनरल क्लासिफिकेशन। इसमें कुछ पदार्थों को हमने बांटा किस तरीके से, कुछ पदार्थों को हमने बोला कि मेटालिक मटेरियल्स है। मेटालिक मतलब जिनको बोला गया कि धात्विक पदार्थ होंगे, इनको बोला गया क्या, धात्विक पदार्थ यानी मेटालिक पदार्थ, ठीक है। और दूसरा जो होता है यहाँ पे वो नॉन मेटालिक होता है, नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक मतलब इसको बोलते हैं अधात्विक, इसको बोलते हैं अधात्विक। अधात्विक, समझ रहे हैं बात को, यानी मेटालिक है और नॉन मेटालिक है, अधात्विक है, ठीक है। अब एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे यदि हम लोग मेटालिक नॉन मेटालिक में बांटे हैं तो मेटालिक में कौन कौन, जो मेटल्स होते हैं, जो धातु होते हैं, वो सब मेटालिक पदार्थों में आ जाएंगे। जैसे आपका अगर हम लोग बोलें तो सबसे बात करें मेटालिक में कौन आ जाएगा, तो लोहा है आपका, लोहा जिसको आयरन बोलते हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा पक्का, कोई लिखूंगा कोई नहीं लिखूंगा, दैट इज योर अपना ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन है कि आप कौन सा नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। बाकी नोट्स में जो रहेगा वो रहेगा ही। तो लोहा है यानी आयरन है, पीतल है, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, पीतल है, पीतल है। उसके बाद आपका तांबा है, तांबा है, ये सब क्या है, धातु है। तांबा है, जस्ता है, और उसके बाद आपका स्टील है। ये सारी चीजें क्या है आपकी, ये सारी चीजें धात्विक पदार्थों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। सारा धात्विक, हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी, हाँ हाँ बिल्कुल, डेली इसी टाइम क्लास चलेगी। अब आपका यहां पर जो आता है केस दूसरा अधात्विक में, कहेंगे सर अधात्विक में, मैं अब कहेंगे सर आप क्यों नहीं इसमें चावल दाल ये सब क्यों नहीं रखे हैं, मैं कहूंगा वो इंजीनियरिंग पदार्थ हैं, हम केवल इंजीनियरिंग पदार्थों का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप एक चीज समझ लीजिएगा यहाँ पे कि मेटालिक में इंजीनियरिंग पदार्थ, ये सब इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले पदार्थ हैं, इनका हमने कुछ एक मेटालिक में रख दिया। अब आप ही नाम लीजिए कि नॉन मेटालिक पदार्थ कौन कौन से होंगे जो इंजीनियरिंग में प्रयोग होते रहेंगे। इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले नॉन मेटालिक पदार्थों का नाम आप लोग लीजिए। नॉन मेटालिक मतलब, हाँ सिखा सक्सेना, नोट्स दोनों में मिलेंगे, डिप्लोमा वाले, डिप्लोमा जेई वाले भी प्लान कर रहा हूं कि हिंदी में आ जाए, जेई वाले भी प्लान कर रहे हैं कि हिंदी में आ जाए, ठीक है ना। अपने से बना लेंगे तो बेस्ट है, लेकिन नोट्स तो दिए जाएंगे, लेकिन वो एप्लीकेशन पे नोट्स मिलेंगे, यहाँ यूट्यूब पे नहीं। नॉन मेटालिक अधात्विक में कौन कौन सा आता है, अधात्विक में आप लोग नाम लीजिए कौन कौन से पदार्थ हैं। जैसे सबसे ज्यादा प्रयोग होता है लकड़ी का, लकड़ी यानी वुड, वुड क्या है, एक तरीके का नॉन मेटालिक पदार्थ है। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे सीधे प्रॉपर्टी पर मैं आ गया, मैं आपको एक चीज मैकेनिक्स में ही बता रखा हूं, एक चीज मैं मैकेनिक्स में ही आपको बता रखा हूं। यहां पर बिल्कुल प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, उसके बाद आपका रबर है, उसके बाद आपका क्या है, रबर है बिल्कुल, उसके बाद आपका ग्लास है, शीशा, ये सब क्या है, नॉन मेटालिक मटेरियल है। तो सैंड वगैरह, हाँ ठीक है, सुनिए सुनिए, सैंड जो है बिल्कुल हाँ सही है, वुड प्लास्टिक सीमेंट, वेरी गुड, ठीक है ना। ये सारे पदार्थ जो है मेटालिक हैं, वो सब कैसे हैं, नॉन मेटालिक पदार्थ है। तो देखिए ये इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन हुआ, लेकिन जैसे ही हम लोग इंजीनियरिंग के अलावा इनको किसी दूसरे तरीके से क्लासिफाई करने लगे, तो इंजीनियरिंग के अलावा इनको हम लोग दूसरे तरीके से क्लासिफाई, जैसे हम लोग इसी को मेटालिक को, जो यहाँ पे मेटालिक था ना, उसी को यदि हम लोग इस तरीके से क्लासिफाई कर लें, मेटालिक को ही दो तरीके से क्लासिफाई कर लें। मेटालिक में एक हो सकता है फेरस, जिसमें फेरस मटेरियल्स, और एक हो सकता है नॉन फेरस। यानी क्यों हम लोग इसका नाम ले रहे हैं, क्योंकि जनरली फेरस सस्ता होता है और मजबूत होता है। तो सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग में, हाँ सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग में कौन सा मटेरियल यूज होता है, फेरस वाले कि नॉन फेरस वाले, आप लोग बताइए जरा कमेंट करके। आप लोग सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर बनने वाले हैं, सबसे ज्यादा कौन से पदार्थों का प्रयोग होना है, बताइए फटाफट से। तो आप एक चीज जानते हैं, फेरस सबसे ज्यादा, जहां जाएंगे आप, स्टील है फलान, आप फेरस किसको कहेंगे, यदि मैं बोलूं कि फेरस किसको कहेंगे, तो लिखेंगे कि वह जिनमें लोहे की मात्रा ज्यादा हो, ये नहीं कहेंगे कि लोहा ही, लोहे की मात्रा ज्यादा हो, वह जिनमें लोहे की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है। और नॉन फेरस में क्या होता है, वह जिनमें लोहे की मात्रा कम हो, मत लिखेगा, न हो। देखिए नॉन फेरस में तो लोहा होगा ही नहीं, और जो होगा फेरस उसमें लोहा कम होगा या ज्यादा होगा, मतलब अधिकतर मात्रा लोहे की हो तो फेरस,
अब कहेंगे सर अधिकतर मात्रा लोहे की, तो मैं कहूंगा बिल्कुल। जैसे आप स्टील लेते हैं तो क्या पूरा लोहा होता है, तो उसको आयरन क्यों नहीं बोल देते हैं? देयर आर सम इम्प्योरिटीज और समथिंग दैट आर एडेड इन दैट मटेरियल, तो उसको हम लोग कहेंगे स्टील, ठीक है ना। तो हाँ बोलिए, डाउट है, बोलिए क्या डाउट है भाई? इसमें भी डाउट आ गया, अभी तो डाउट वाली चीज ही नहीं आई। फेरस में क्या आ जाता है? अब फेरस में यदि हम लोग बात करें तो आप तमाम चीजें जानते हैं कि फेरस में आता है, फेरस के अंदर लोहे की अधिकता होती है, यानी मुख्य रूप से इसमें सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है स्टील। स्टील है फेरस में, लेकिन नॉन फेरस में कौन कौन हो? जैसे आपका कॉपर है, यानी तांबा जिसको बोलते हैं, कॉपर है। उसके बाद आपका ब्रॉस है, ब्रॉस है, कॉपर है, ब्रॉस है, ठीक है। हाँ, रबर नॉन मेटालिक है तो लिखे तो है उसको नॉन मेटालिक में। रबर को क्या लिखे हैं? नॉन मेटालिक, मतलब जिसमें मेटल ना पाया जाता हो, ठीक है। हाँ ठीक है। अब एक चीज बताइए, पीतल है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, ये सब क्या है? ये सब भी मेटल है। ये सब क्या है? ये सब भी मेटल है, ठीक है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये मेटालिक नॉन मेटालिक, मेटालिक में फेरस और नॉन फेरस दो चीजें हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस माने मेटल तो दोनों है, ये दोनों क्या कॉपर मेटल नहीं है, ब्रॉस मेटल नहीं है, एल्यूमिनियम मेटल नहीं है, ये सब। अभी थोड़ा सा दिमाग लगा कर सुनते जाइएगा मैं जो कहने जा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। अब यहां पर हमने देखा कि फेरस और नॉन फेरस दो तरह के मटेरियल बांटे जा सकते हैं। ये किस बेस पर बांटे गए? ये सब, ये जो बंटवारा हमने किया, ये इनका जनरल क्लासिफिकेशन था या इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन था, ठीक है। अब यदि हम लोग बंटवारा इसका करें तो हम लोग इसका इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन क्या होता है? पहले क्लासिफिकेशन को समझिए, फिर मैं आपको कुछ ऐसी बातें समझाऊंगा जो आप ना समझे तो भी तो काम चलेगा आपका, लेकिन समझ लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आगे चल के चीजों को समझना। देखिए, मुझसे पढ़ने का सबसे बड़ा ये फायदा है कि मैं सब कुछ जानता हूं, लगभग आपके अपने सब्जेक्ट में तो सब कुछ जानता हूं। मैं अपने सब्जेक्ट पर बहुत दिनों से काम कर रहा हूं, तो आपको ना आगे, जैसे मान लीजिए आपने कुछ चीजों को आपने हल्के में पढ़ा, देखो कम जानो लेकिन सॉलिड जानो। तो देखो, अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मैं बहुत बताऊंगा, मैं आपसे झूठ बोलूं, मैं बहुत बताने लगूंगा पूरे सेमेस्टर में केवल सोम पढ़ाता रह जाऊंगा। अगर मैं केवल बहुत बताने लगूं अपने मन की बातें, तो पूरे सेमेस्टर में कम से कम 150 घंटा सोम पढ़ाऊंगा मैं, तो 150 घंटे में तो पूरी क्लास होनी है। तो मैं जितना बताऊंगा अगर उसको ध्यान से सुन लिया तुमने, और मैं ये क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन छूट जाता है, तुम इधर उधर सोचने लगते हो। रुको, मेरी तरफ देखो, रुको मेरी तरफ देखो, क्योंकि तुमने सुन लिया तो बहुत कुछ तुम सीख जाओगे, और ऐसा सीखोगे कि सामने वाले को तुम बात करने पर निशब्द कर दोगे, ठीक है ना। यूट्यूब पे रहेगा क्लास, यूट्यूब पे क्लास रहेगा, ठीक है। यूट्यूब पे क्लास रहेगा, भ्रमित ना हो किसी तरीके से आप लोग, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाले मेटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री में कौन कौन से, बस ये क्लासिफिकेशन खत्म होने दीजिए, मैं मुद्दे पर आता हूं आपसे। इंडस्ट्री में क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे तो कुछ को बोलते हैं हम लोग लाइट मेटल्स, मतलब हल्के धातुएं, हल्की धातु। इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री मतलब कोई ना कोई चीज का मैन्युफैक्चरिंग करता होगा, किसी ने किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करता होगा, हाँ, उसको कहते हैं। तो लाइट मेटल्स क्या होते हैं? लाइट मेटल्स मतलब हल्के पदार्थ। हल्के पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो इंडस्ट्री में प्रयोग, जैसे एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम क्या है? अगर आप कहीं भी एल्यूमिनियम का प्रयोग करो तो सबसे जहां पर हल्का भारहीन काम करना होता है, मजबूती अच्छे चाहिए होती है, बेटा एप्लीकेशन पर टाइम टेबल पहले ही दे दिया गया है, ठीक है ना। और सोम जो ये क्लास चल रही है उसका टाइम डेली 7 बजे रखा गया है, आप लोग को पहले से इन्फॉर्म है, ठीक है ना। बाकी क्लास का टाइम टेबल जो ऐप पे चलने वाली उनको ऐप पर दिया गया है, तो आप वहां पर एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख लीजिए। अब लाइट मेटल्स का मतलब हल्के पदार्थ इंडस्ट्री में प्रयोग होते हैं, या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एलॉय होते हैं। एलॉय मतलब क्या होता है? ये शब्दों को याद रखना जो मैं बोल रहा हूं। एलॉय क्या होते हैं? इनको बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु, लाइट मेटल्स मतलब हल्के, हल्की धातुएं, इसका एलॉय मतलब मिश्रित धातु। एलॉय समझते हैं, जैसे कोई पदार्थ सीधा सीधा अपनी अवस्था में पाया जा रहा है तो वो तो एलिमेंट में चला जाएगा। जैसे फेरस क्या है? फेरस माने लोहा, आयरन क्या है? तो कहेंगे वो एक एलिमेंट है, क्योंकि वो प्रकृति में पाया जाता है। बट जब कोई दो चीजों को मिला के बनाया जाता है तो उनको एलॉय बोलते हैं। जैसे आपका 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 कॉपर क्या है? सॉरी कॉपर नहीं, पीतल, ब्रॉस क्या है? तो ब्रॉस भी एक एलॉय है। इसी तरह आगे आप पढ़ेंगे एक एलॉय, हाँ सुनिए,
एक पेपर, एक आप आगे पढ़ेंगे एक एलॉय के बारे में, वो एलॉय होता है आपका इनवार। इनवार के बारे में अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए है वो। इनवार क्या होता है? इनवार क्या होता है? इनवार में दो चीजें मिली होती, एक स्टील होता है, दूसरा निकिल होता है। स्टील और निकिल मिलके एक अलग मटेरियल बनाते हैं जिसको इनवार बोलते हैं। अब इनवार में 36% तक निकिल होता है। जेई में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा आपसे। अब कहेंगे क्यों? वो सर्वे का पार्ट है, एक्चुअली अगला सब्जेक्ट आपका होगा उसमें पूछा जाता है। अब एक चीज बताइएगा, एलॉय मतलब वो धातुएं जो किसी न किसी दो तीन चीजों से मिलकर के बनी हो, उनको एलॉय या मिश्रित धातु बोलते हैं। और जो उसमें माइनर में कोई चीज मिलाई जाती है, जैसे 100% अगर पूरी धातु 36% निकिल है, तो उसको एलॉइंग मेटल्स बोलते हैं। एलॉइंग मेटल्स, एलॉइंग मेटल्स कौन से होते हैं? वो मेटल्स जो माइनर होता है, माइनर 1 इन एलॉय, यानी किसी मिश्रित धातु में जो हल्की वाली चीज होती है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? एलॉय। जो एलॉइंग मेटल्स में सॉरी एलॉय में जो हल्की धातु, जैसे मैंने बोला कि स्टील और निकिल का, हाँ गोल्ड एलॉय नहीं है। अरे कौन बोला है? गोल्ड भी एलॉय है, कौन कह रहा है भाई? एच पीतल, बिल्कुल ब्रॉस यानी पीतल है। पीतल डायरेक्टली नहीं पाया जाता है, गोल्ड एलॉय नहीं है। गोल्ड एक्चुअल एलिमेंट है, पूरा पाया जाता है, ठीक है ना। हाँ सिल्वर भी एलॉय नहीं है, चांदी। सुनिए ये सब एलॉय नहीं। सुनिए यहाँ पे एलॉइंग मेटल्स वो होते हैं जो किसी मिश्रित में पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अगली चीजें होती हैं, जैसे एलॉइंग मेटल में अगर मैं एलॉय में बोल दूं कि क्या क्या होता है, तो आपका ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज समझते हैं? कांसा। आपका एक चीज तो ब्रॉस होती है, ब्रॉस, और दूसरा कौन सा होता है? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का मतलब आप सुने होंगे कांसा जिसको बोलते हैं। कुछ कॉपर लेड होता है, कॉपर के अंदर शीशा मिला के कॉपर लेड बनाया जाता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। क्या, चलिए ठीक है। आप सुनिएगा, एलॉइंग मेटल्स आप समझ गए, माइनर जो चीज होती है उसको एलॉइंग बोलते हैं। उसके अलावा जो होता है स्टील, स्टील वगैरह, मैंने बोला कि लाइट मेटल्स कुछ होते हैं इंडस्ट्री में, कुछ एलॉय होते हैं, कुछ एलॉइंग होते हैं, और कुछ जो होते हैं आयरन एंड स्टील। इसको मैं इन्हीं में रख सकता हूं, लेकिन आयरन एंड स्टील हैव स्पेशल स्पेस इन इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर, किसी भी इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर आयरन और स्टील का प्रयोग होता है। किसी भी इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर आयरन और स्टील का प्रयोग होता है। इस वजह से आयरन और स्टील को एक अलग कैटेगरी में रखा गया। तो दिस इज द इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। इसके अलावा इसकी यूटिलिटी के आधार पे, यानी हम लोग अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी के आधार पे क्लासिफिकेशन इसका कैसे करेंगे? तो एक चीज यहां पर, हाँ ठीक है, आइए। तो अब इसके आधार पे यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? अपनी यूज के आधार पे, अपनी जरूरतों के आधार पे हम मटेरियल्स को बांट रहे हैं। जैसे हमारे, अच्छा ये सारी जरूरतों का मतलब इंडस्ट्री में जरूरतों का, कंस्ट्रक्शन में जरूरतों के आधार पर मटेरियल को बांट रहे हैं, ठीक है ना। उसके आधार पे कुछ पदार्थ होते हैं जो जिनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर सहन करना होता है या बहुत कम टेम्परेचर। आपको मालूम है, आपको ये नहीं मालूम है कि पदार्थों के गुण टेम्परेचर के अनुसार बदलते हैं। पदार्थों के गुण टेम्परेचर के आधार पर बदलते हैं, आपको मालूम है। सबसे मैं बात बता दूं आपको, कहेंगे कि सर लोहा क्या है? सॉलिड है, तो वो उसका एक गुण है। क्या उसको गर्म करेंगे तो पिघलेगा, तो उसको क्या कहेंगे? लोहा द्रव है। टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका जो गुण होता है ना वो बदल जाता है, वो छोड़ देता है। टेम्परेचर और प्रेशर दो ऐसे चीजें होती हैं, वो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? बदल देते हैं, ठीक है ना। हाँ रिशु ने लिखा है इंग्लिश में सर, हाँ ठीक है, ये हिंदी लिखा हुआ है, ये हिंदी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पढ़ो। तो यूटिलिटी का मतलब होता है क्या आप लोगों का? अपने आवश्यकता के अनुसार वर्गीकरण, यूटिलाइज करने के आधार पर वर्गीकरण। यूटिलिटी का मतलब ये होता है अपने यूटिलाइजेशन के आधार पर, अपने प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। अब हम लोग यहां पर बात करें, यहां पे ध्यान सुनिएगा, हाँ यहां पे तो अब यूटिलिटी के आधार पे हम लोग कुछ पदार्थों को, बहुत ठंडा गर्म झेलने वाले पदार्थ हैं, तो मैं लिखूंगा कि लो एंड हाई टेम्परेचर मटेरियल्स, लो एंड हाई टेम्परेचर मटेरियल, हाई टेम्परेचर मटेरियल, लो एंड हाई टेम्परेचर मटेरियल।
पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी, मतलब हमें किसी बहुत गर्म जगह या बहुत कहीं ठंडे जगह पर अगर टेम्परेचर मटेरियल को लगाना है तो यूटिलाइज करना है, तो यूटिलिटी के आधार पर हमने कुछ पदार्थ ऐसे चुने जो बहुत गर्मी भी झेल सकते थे, बहुत ठंडी भी झेल सकते थे, तो ऐसे पदार्थों को हमने लो एंड हाई टेम्परेचर मटेरियल कहा। फिर कुछ मटेरियल आए हाई वियरिंग रेजिस्टेंस, हाई वियरिंग रेजिस्टेंस, हाई वियरिंग रेजिस्टेंस, हाई वियरिंग रेजिस्टेंस मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिनका घिसाव प्रतिरोध बहुत कम होगा। हाई वियरिंग रेजिस्टेंस का मतलब उच्च अपघर्षण प्रतिरोधी पदार्थ, उच्च अपघर्षण प्रतिरोधी पदार्थ। हाँ, हाई वियरिंग रेजिस्टेंस मटेरियल का मतलब होता है कि आपका उच्च अपघर्षण प्रतिरोधी, ये क्या होता है, उच्च और निम्न और उच्च तापमान वाले पदार्थ। ठीक है। तीसरा हाई स्ट्रेंथ मटेरियल, अधिक मजबूती वाले पदार्थ। हाँ हाँ, मिलेगा, हिंदी भी मिलेगा, इसका हिंदी भी मिलेगा। अगला क्या है आपका, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल यानी उच्च सामर्थ्य वाले पदार्थ, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल यानी उच्च सामर्थ्य वाले पदार्थ, उच्च सामर्थ्य वाले पदार्थ। अगली चीज क्या होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल, संक्षारण प्रतिरोधी पदार्थ, कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल, कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल यानी मैं कह सकता हूं इसको संक्षारण प्रतिरोधी पदार्थ। और उसके बाद आता है कंडक्टिव एंड नॉन कंडक्टिव, यानी कुछ पदार्थ जो थर्मल या फिर हीट का, थर्मल या फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें कुछ लोग कुछ चीजें जो है बिजली का करंट फ्लो करा सकती है, कुछ पदार्थ नहीं करा सकते हैं, तो कंडक्टर वो होते हैं जिनसे फ्लो होता है, कंडक्टर जो नॉन कंडक्टर वो होते हैं जिनसे फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। ये ऑफिशियल साहिल किंग ब्लॉगर जो है लगातार एक ही कमेंट मत करिए, देख लिया मैंने और अपडेट हो जाएगा, कृपया परेशान मत करिए, काम की बात करिए, जो आपके नोट्स वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, भेज दिया जाएगा एप्लीकेशन पे। कंडक्टिव एंड नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स, यानी अपने प्रयोग के आधार पे हमें कंडक्टर चाहिए था कि नहीं चाहिए, तो हमने पदार्थों को बना दिया कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। कोरोजन यानी अपनी यूटिलिटी, क्या हमारे यूटिलाइजेशन हो रहा है इनका, उसके आधार पर बंटवारा किया गया, तो यूटिलाइजेशन के आधार पर बंटवारा किया गया और लास्ट में बंटवारा किया गया फैब्रिकेशन के आधार पर। ये पदार्थों के नाम आपने समझ लिए। लो एंड हाई यानी निम्न और उच्च तापमान वाले पदार्थ, हाई बियरिंग रेजिस्टेंस उच्च अपघर्षण यानी जिनका घिसाव ना हो पाए, वो घिसाव के प्रति अधिक प्रतिरोध, ठीक है ना, घिसाव के प्रति अधिक प्रतिरोध प्रस्तुत करें ऐसे पदार्थ। हाई स्ट्रेंथ मटेरियल उच्च सामर्थ्य वाले पदार्थ, कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल यानी संक्षारण प्रतिरोधी पदार्थ, कंडक्टिव एंड नॉन कंडक्टिव यानी चालक और कुचालक पदार्थ। इतने टाइप के जो है पदार्थ आपके हो सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे यहां पर देखिएगा, हाँ अब आगे निर्मल कुशवाहा जी, गुरुदेव जी, प्रशांत, ठीक है, अब इस हिंदी में भी लिखिए, हाँ बात तो सही है। चलिए ये ना, ये एक समस्या इसको घोषित कर देनी चाहिए कि हम आकर के यहां सुनेंगे नहीं, हम बस बोलेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइपिंग है, मैं टाइप करूंगा, मेरे पास तो हाथ है, मैं तो टाइप कर ही सकता हूं, मैं तो कुछ भी टाइप कर दूंगा। कान थोड़ी है मेरे पास कि मैं सुनूंगा, कान नहीं है मेरे पास, बस हाथ है, मैं टाइप कर दूंगा। ठीक है। चलिए, सुने होते तो इसमें समस्या, मैंने पूरी हिंदी बोली हुई है, ठीक है ना, बुलवाइए आप लोग। तो एक ये आधार हो गया बांटने का, ठीक है ना। हाँ, अगला आपका है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, फैब्रिकेशन के आधार पे क्लासिफिकेशन जब करना होगा तो हम लोग फैब्रिकेशन का मतलब किसी पदार्थ से हम जब कोई काम करते हैं, जैसे लोहे से हम कुछ बनाते हैं, ठीक है ना, हम लोहे से कोई चीज बना रहे हैं, हम कंक्रीट से कोई चीज बना रहे हैं, हम लकड़ी से कोई चीज बना रहे हैं, तो उनको बनाते समय हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। लकड़ी को जब यूज करना रह रहा है तो काट करके कील विल मार के जोड़ के ऐसे प्रयोग करें। फैब्रिकेट करने का मतलब होता है किसी चीज को खड़ा करके तैयार करना, खड़ा करना, तैयार करने को कहते हैं फैब्रिकेशन। जैसे बिल्डिंग आप जब बनाते हैं ना तो ऐसे फैब्रिकेट होती जाती है, फैब्रिकेट पूरी होती जाती है और फैब्रिकेशन के बाद वो कंप्लीट तैयार हो जाती है। ठीक है। तो जब भी आप किसी भी इसका
फैब्रिकेशन करते हैं तो अलग अलग पदार्थ फैब्रिकेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी कास्टिंग करनी पड़ती है, कास्टिंग का मतलब ढालना पड़ता है, तो इसका फैब्रिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, कास्टिंग। इसलिए ऐसे पदार्थ जिनको फैब्रिकेट करने के लिए कास्टिंग करनी पड़े उनको कास्टिंग मटेरियल बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे पदार्थ जिनको उठाने के लिए बनाने के लिए कास्टिंग करनी पड़े, जैसे कंक्रीट का आप क्या करते हैं, कास्ट करते हैं, ढालते हैं उसको, तो जिन पदार्थों को ढालना पड़े उसको कास्टिंग मटेरियल कहते हैं, जैसे कंक्रीट कास्टिंग मटेरियल है, ठीक है। दूसरा चीज मशीनिंग मटेरियल होता है, मशीनिंग या मशीनेबल जिसको बोलते हैं। मशीनेबल का मतलब होता है, मशीनेबल मटेरियल का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनको प्रयोग करने के लिए कुछ मशीनिंग के काम किए जाए। मैकेनिकल वाले लोग इसको अच्छे से जानेंगे, अभी प्रोडक्शन भी पढ़ना उनको, तो उसमें वो समझेंगे कि मशीनेबल का, जिन पर मशीन द्वारा कोई काम किया जाए उनको कहते हैं मशीनेबल मटेरियल्स। मशीनेबल का मतलब जिन पर मशीन, कंक्रीट पर मशीनिंग नहीं की जाती है, कंक्रीट पर कोई धार लगाना, समतल करना, ये सब चीजें बाद में नहीं की जाती। मशीनेबल मतलब जिन पर मशीन से उनको तैयार करके फैब्रिकेट किया जा सके। कुछ होते हैं फोर्जेबल, फोर्जेबल भी मैकेनिकल का टर्म है, सिविल में दोबारा नहीं मिलेगा। जिन पर फोर्जिंग की जा सके उनको फोर्जेबल मटेरियल बोलते हैं। फोर्जिंग इज द प्रोसेस इन विच, चलिए वो मैकेनिकल का पार्ट है, फोर्जिंग एक अलग प्रक्रिया है जो मैकेनिकल वाले लोगों को मटेरियल साइंस में पढ़ने को मिल सकती है, फोर्जिंग किया जा सके। और एक कोल्ड एंड हॉट वर्क, कोल्ड एंड हॉट वर्क। अब हॉट वर्क मटेरियल, कई ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको ठंडे रूप में प्रयोग किया जा सकता है, कई को गर्म। जैसे कंक्रीट को ठंडा करके प्रयोग करते हैं, लेकिन जब याद करिए कोलतार या आपका बिटुमिन सड़क पर देखते हैं आग लगा के पिघला करके उसको तब बिछाया जाता है सड़क पे, तो ऐसे चीजें कुछ पर कोल्ड वर्क होता है, कुछ पर हॉट वर्क होता है। तो इस तरह से पदार्थों को बांटा जा सकता है, ठीक है ना। फैब्रिकेशन क्या है, फैब्रिकेशन मतलब होता है बनाना, तैयार करना, कलेक्ट करना, उसको बोलते हैं। हाँ, फोर्जिंग क्या है, फोर्जिंग आप लोग को नहीं जानना है, ठीक है ना। फोर्जिंग आप लोग, आप गूगल कर सकते हैं, फोर्जिंग की प्रक्रिया समझ सकते हैं, बट जरूरत नहीं। फोर्जिंग मतलब एक प्रक्रिया है, मशीनिंग में ही एक प्रक्रिया फोर्जिंग आती है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। जैसे अच्छा एक चीज और, कुछ लोग कह रहे हैं सर फोर्जेबल मटेरियल्स क्या होते हैं, बता रहा हूं क्या होते हैं। देखो फोर्जेबल मटेरियल्स एक इंट्रूशन होता है, कई सारी चीजें होती हैं। देखो मैं यही कह रहा हूं कि अभी नहीं, तुम्हारा एक सब्जेक्ट आएगा उसमें प्रॉपर उसको पढ़ना है, मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूं, सिविल में केवल नाम भर। दूसरी एक चीज जान लो, फोर्जेबल मटेरियल जरूरी नहीं कि मशीनेबल ना हो। एक मटेरियल ऐसा हो सकता है जिसकी कास्टिंग भी हो जाए, फोर्जिंग भी हो जाए और मशीनिंग भी हो जाए। तो ऐसा नहीं कि कोई एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फोर्जिंग जिन पर की जा सकती है वो मशीनिंग भी की जा सकती है। कोल्ड एंड हॉट वर्क अलग अलग बांटेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है बात यहाँ पे, ठीक है। हाँ चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन जो होता है आपका, ये मटेरियल का क्लासिफिकेशन यहां से खत्म होता है। इतने सारे क्लासिफिकेशन मटेरियल के खत्म होते हैं, लेकिन 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 कहेंगे सर आप मटेरियल को क्यों पढ़ाए हैं, ये आपके सिलेबस में तो दे दिया है बंधु, लेकिन मुख्य बात अब शुरू होने जा रही है। पूरे सोम की मुख्य बात अब शुरू होने वाली है, ठीक है ना। मिलेगा मिलेगा, नोट्स हिंदी में भी मिलेगा। सुनिए, नोट्स हिंदी मिल रहा है, हाइड्रोलिक्स का मिल रहा है, जाके चेक कर लीजिए। हाइड्रोलिक्स वाला, हाँ हाइड्रोलिक्स वाला मिल रहा है, चेक कर लीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा जरा, एक चीज विशेष बात, हम लोग अब मैं सब्जेक्ट का नाम लिखने जा रहा हूं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। अभी तक मैं नाम क्यों नहीं लिखा था स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, अब क्यों लिखने जा रहा हूं, या इसका मैं दूसरा नाम सोम क्यों लिखने जा रहा हूं। याद करिए मैकेनिक्स का पहला चैप्टर मैंने क्या अंतर बताया था दोनों में, मैंने उसी समय बोला था कि ये अगले सेमेस्टर में मिलेगा। याद करिए कि इसमें क्या अंतर, देखो पूरे मैकेनिक्स को याद करो, बहुत जरूरी है तुम्हारा मैकेनिक्स को याद करना। क्या कह रहा है कि जब किसी बॉडी पर बल लगाया जाए और बलों के प्रभाव में बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, बलों के प्रभाव में बॉडी पर, आप कहेंगे सर इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना है, जवाब दीजिए रिजल्टेंट फोर्स कितना है इस बॉडी पर, इस बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स कितना है, कोई बताएगा, बताइए। हाँ कहलाएगा, किशन सोनी बिल्कुल कहलाएगा, लेकिन वो छोटा काम है, फैब्रिकेशन बड़े काम के लिए यूज होने वाला वर्ड है, बट वो भी फैब्रिकेशन कहा जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, इसका मतलब बताइए इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना है, जवाब नहीं दे रहे हैं आप लोग। इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना है, जवाब दीजिए, 0।
कई लोगों के जवाब आ रहे हैं सर जीरो है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कितना है? जीरो है। ठीक है, अब एक बात मैं आपसे पूछूं, ठीक है, लेकिन मैं कहूंगा कि क्या इस बॉडी में कोई मूवमेंट होगी? कोई मूवमेंट होगी? तो आप कहेंगे ना, कोई मूवमेंट नहीं होगी, कहीं नहीं जाएगा वो। मैं कहूंगा ठीक है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि मूवमेंट नहीं होगी तो बलों का क्या इसके ऊपर असर पड़ा? कहेंगे नो इफेक्ट पड़ा। लेकिन तब तक नो इफेक्ट होगा, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स हो गया। यानी फोर्स का इफेक्ट तभी पड़ता है जब फोर्स क्या हो, जब फोर्स क्या हो, उसका कोई रिजल्टेंट मिले। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या इस बॉडी पर नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स जीरो है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और मूवमेंट भी इसकी नहीं होगी। लेकिन बेटा क्या ये बॉडी पिचकेगी? नहीं पिचकेगी। तो एक चीज मैंने तुमको पहले ही बताया था कि जब तुम सोम पढ़ते हो तो तुम अब इस बात पे गौर करोगे कि बेचारा मटेरियल भी तो इंसान है। जब लोड लगेगा खिसकेगा नहीं। तुम उधर से धक्का दे रहे हो, ये इधर से धक्का दे रहा है, तो दबेगा, पिचकेगा, इसमें होगी डिफॉर्मेशन। और सोम को कहेंगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेज, इफेक्ट ऑफ फोर्सेज, फोर्सेज ऑन अ डिफॉर्मेबल बॉडी, यानी किसी विरूपित हो सकने वाले पिंड पर बल का प्रभाव जब हम पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। यानी मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी पहले पढ़ चुके हैं, दिस इज मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी एंड इट इज कॉल्ड सोम और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। यानी इफेक्ट ऑफ फोर्सेज ऑन अ डिफॉर्मेबल, डिफॉर्मेबल बॉडी, यानी किसी बॉडी पर डिफॉर्मेबल बॉडी पर, यानी अब तक ये जो फोर्सेज वगैरह लगा रहे थे कहीं भी कुचले पिचक नहीं। इसमें क्या हो रहा था? घर्षण हो रहा था। सर घर्षण पढ़ लीजिए। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी? सर जब इस पर बल लगेगा तो इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं? सर कई बल लगने जाएंगे तो रिजल्टेंट होगा। ये सब पढ़ चुके हो, लेकिन कतई तुमने ये नहीं पढ़ा कि ये बेचारा जो पहले ऐसे था, जो बेचारा पहले ऐसे था, अब वो सिकुड़ करके ऐसे हो जाएगा। अगर इस पर बल लगा तो ये दब करके ऐसे हो जाएगा। पहले स्थिति ये थी और दब करके स्थिति ये होगी। तो ये इसके अंदर क्या हुआ? डिफॉर्मेशन, यानी इसके शेप और साइज में क्या हुआ? चेंजिंग आने लगी। इसके शेप और साइज में क्या हुआ? चेंजिंग आने लगी। तो इसको हमने बोल दिया क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना? क्लियर है पूरी बात? तो अब एक चीज बताइए यहां पर ध्यान से, एक चीज यहां पर बताइए कि आपको समझ में आया। अब हमें डिफॉर्मेशन का अध्ययन करना है। ये बेचारे के अंदर दो मॉलिक्यूल होंगे, ये दोनों पास आ रहे होंगे, जब खींचेंगे तो ये मॉलिक्यूल दूर जाएंगे। बात समझ आ रही ना? तो ये सारी बातों का अध्ययन हमको करना पड़ेगा सोम के अंदर। यानी सोम इज नथिंग बट मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। यानी सोम, सोम डिफॉर्मेबल मतलब होता है विरूपित हो सकने वाले, यानी विरूपित पिंडों के ऊपर बलों का अध्ययन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी पदार्थों के सामर्थ्य के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। यानी सोम इज मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, यानी यही क्या होता है आपका? सोम होता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। तो कहेंगे कि सर क्या इसके अंदर पढ़ूंगा? मैं कहूंगा जब कोई पदार्थ डिफॉर्म हो, यानी इसका एक नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अच्छा, जब कोई दब सकता है, पिचक सकता है, तो उसकी ताकत का अंदाजा भी लगाना पड़ेगा हमको। जब कोई पदार्थ दब सकता है, पिचक सकता है, तो उसकी ताकत का अंदाजा भी हमको लगाना पड़ेगा। इसका अर्थ हुआ कि इसकी ताकत का अंदाजा भी हम लगाएंगे तो उसी को कहते हैं पदार्थों की सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो अलग अलग पदार्थ अलग अलग स्ट्रेंथ दिखाएंगे। अब जब तुम किसी चीज का स्ट्रेंथ ही नहीं जानोगे तो क्या तुम उसको प्रयोग कर पाओगे? हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। शेप और साइज बदलने लगेगा। एक बात बताओ, अभी शेप साइज पर बदलाव पर लंबी चर्चा है। वो बदलाव भी कई लेवल पे होता है। पहले बल लगता है तो कोई बदलाव नहीं होता है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी बॉडी पर क्रिटिकल फोर्स से कम फोर्स लगे तो वही बॉडी रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेगी, और अगर किसी बॉडी पर एक लेवल से ज्यादा फोर्स लगे तो हर रिजिड बॉडी ही डिफॉर्मेबल बॉडी हो जाती है। बात समझ आ रही ना? हमने आपको एक झापड़ मारा, आप हिले रह गए, बड़ा रिजिड आदमी है यार, मान ही नहीं रहा है। अब वही झापड़ जोर से लगेगा ना, सारी रिजिडिटी चली जाएगी तेल लेने, तुरंत आप डिफॉर्म हो जाएंगे। समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी रिजिडिटी डिपेंड्स करती है अप्लाइड फोर्स पे। हर पदार्थ एक लेवल के बाद क्या हो जाता है?
डिफॉर्मेबल हो जाता है। और ये सारी बातें मैं मैकेनिक्स में आपसे कर सकता हूं, मैं कर चुका हूं एक्चुअली। मैं इस बात को पहले से आपको बता दूं कि ये बातें हम लोग कर चुके हैं पहले ही। अब मैं एक चीज आपको बता दूं यहाँ पे कि जब डिफॉर्मेशन होगा और आप किसी पदार्थ के बारे में पहले से जानते ही नहीं कि उसकी मजबूती कितनी है, उस पर बल के प्रभाव में इस पर असर क्या क्या पड़ेगा, तो क्या आगे आने वाले इंजीनियरिंग के डिजाइन्स में आप उस पदार्थ का प्रयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग सीखेंगे कि किस पदार्थ का स्ट्रेंथ कितना है, स्ट्रेंथ को कैसे आंका जाता है, ये सारी चर्चाएं हम लोग करने वाले हैं। लेकिन कब करेंगे? अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों अगला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, जरा सा समझ लीजिएगा कि क्यों अगला लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ पे क्योंकि आपको अब क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल तो हमने कर लिया, क्लासिफिकेशन तो हमने कर लिया, लेकिन इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, प्लास्टिक किसको कहेंगे, डक्टाइल किसको कहेंगे, ब्रिटल किसको कहेंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में। और ये सब वो प्रॉपर्टीज हैं जो जेई तक में बड़ी धड़ल्ले से पूछी जाती हैं, आज भी पूछी जा रही हैं। तो कितने लोग तैयार हैं कि अगले सेशन में सर हम लोग ये सारे पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग उसके लिए तैयार हैं? एक बार यस नो कर दीजिए कि सर आज मजा नहीं आया। कितने लोगों को सर मजा ही नहीं आया कि सर पढ़ना क्या, हम लोगों को पता ही नहीं चल पाया। आज हमने आपको सिलेबस समझाया, आज हमने थोड़ी थ्योरी बताई, लेकिन कल से पूरी टेक्निकलिटी शुरू हो जाएगी। इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल को कैसे परिभाषित किया गया, सारी टेक्निकलिटी शुरू हो जाएगी और यू नीड टू फोकस ऑन दैट, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। लेक्चर डेली होंगे 7 बजे से, लेक्चर डेली होंगे 7 बजे से। हफ्ते में 5 दिन का प्रोग्राम है। अगर टाइम ज्यादा जैसे दिक्कत हुआ तो 6 दिन कर देंगे, लेकिन अभी 5 दिन हफ्ते में हम लोग इसको करेंगे, ठीक है ना? हफ्ते में 5 दिन इसको करेंगे, ठीक है ना? रेडी हैं सभी लोग? सभी लोग रेडी हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, एक जानकारी फिर से मैं दे दूं आपको, बेटा जो बाकी क्लासेस हैं वो फ्री नहीं दे पाऊंगा। रीजन जानते हो तुम लोग कि ये सब चलाना, आपका ये कंटेंट बनवाना, आपकी नोट्स, आपके तमाम जो तैयारियां होती हैं उसमें हम लोग के साथ भी लोग जुड़े हुए हैं। बिजली बत्ती हेन तेन, पैसा कहीं ना कहीं से थोड़ा मिलना चाहिए। बाकी समाज सेवा भी होती है। एग्जाम टाइम में आप लोगों को बिना किसी फीस के हम लोगों ने पढ़ाया था ना, तो कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि हाँ सर ये कर दीजिए, फ्री कर दीजिए यूट्यूब पे। बेटा पूरा फ्री कर दूंगा तो बताओ मैं और काम भी नहीं करूंगा, पढ़ाना भी पड़ेगा मुझे, ये बताओ मैं कैसे जिंदा रहूंगा? समझो, हर काम का ये है कि फीस मिनिमाइज रखे हुए हैं, बहुत कम, तो तुम लोग उधर देख लेना। बाकी जो लोग उसमें भी सक्षम नहीं है तो थोड़ा बहुत इसका सहारा ले। बाकी यूट्यूब पे क्लास हम चलाएंगे, लास्ट में चलाते हैं, चलाएंगे, आप लोग का काम होगा। बट शुरू से ही पढ़ोगे तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। आप थोड़े से पैसे, जब 10,000 का मोबाइल खरीद सकते हो और 500 का अगर कोर्स नहीं ले पा रहे हो, तो ये पैसे की बात नहीं है, ये प्राथमिकताओं में कमी है। प्राथमिकता मतलब समझते हो, हमने इंपॉर्टेंस दूसरे चीजों को दे रखा है। पढ़ाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं ना कहीं से हो ही जाएगी। यूट्यूब तो चल ही रहा है, हो ही जाएगी। तो थोड़ा सा, हाँ जॉब पा गए हैं सर, बेटा जॉब का जो सीन है ना, तुम समझोगे तो जानोगे, अभी उस पर चर्चा ना करो तो बेटर है, ठीक है ना? हाँ मॉस पूरा चलेगा, ये मॉस ही है, लिखा नहीं है क्या थंबनेल पे? हाँ हाँ, ऐप पे क्लास आएगा, ऐप पे वाली क्लास आएगी। हाँ बिल्कुल किशन सोनी, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन उसका अलग मसला है, कभी उस पर बात कर लेंगे। वहां इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम यहाँ पे ना, उसका भी एक रीजन है, डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है ना? आदित्य चौधरी क्या कह रहे हैं आदित्य जी आप? ऐप पे आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ चलिए, अब टाटा बाय बाय बोलिए। आज का सेशन यहीं रोकते हैं, बाकी हम लोग कल से आगे बहुत टेक्निकल चीजों के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। सब लोग गुड नाइट बोलिए, और कल हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पे 7 बजे, ठीक है? टाटा बाय बाय, गुड नाइट बोलिए सब लोग, और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बाकी एप्लीकेशन पर जो लोग हैं वो लोग जुड़ जाएं, आज से क्लासेस सारी रेगुलर हो जाएंगी, ठीक है ना? चलिए, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि।